नमस्कार। तो कैसी होगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की दूसरी पारी? जैसा कि आप जानते हैं, कल उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले ली और उत्तर प्रदेश के 37 साल के इतिहास में यह दूसरी बार हुआ है जब एक मुख्यमंत्री ने दूसरी बार शपथ ली है और इस लिहाज से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की। मगर इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक कड़ा तंज कसा है, क्योंकि जिस स्टेडियम में यह पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है, उस स्टेडियम को जनता के सामने लाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। और उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। नई सरकार को बधाई कि वो समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी होनी चाहिए। मैं आपको बात बतला दूं दोस्तों कि अखिलेश यादव जो हैं, उनके सामने दोहरी चुनौती थी। पहली चुनौती यह थी कि वो आजमगढ़ के लोकसभा सीट पर बने रहते। 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव हैं और वो अपना पूरा ध्यान जो है लोकसभा चुनाव पर रखते और दिल्ली में बने रहते। मगर वो समझ गए कि उनकी सीट 50 से 125 हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता के एक बहुत बड़े तबके ने उनमें विश्वास जतलाया है, इसलिए उन्होंने आखिरकार करहल विधानसभा सीट में रहने का ही फैसला किया। यानी कि आने वाले दिनों में विधानसभा में खड़े होकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चुनौती देंगे और वो चुनौती का काम वो अब लगातार कर रहे हैं। मसलन आपके स्क्रीन पर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों में, उसे अखिलेश यादव अब भी उठा रहे हैं और वो है आवारा पशु का मुद्दा, जिसने किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये ट्वीट जो है, ये खबर जो है, उसे साझा किया है। छुट्टा सांडों की जुल्म की कहानी। उत्तर प्रदेश में खुला घूम रहे 11 लाख से ज्यादा जानवर, मार्च में सांड के हमले में 2 लोगों की मौत। अखिलेश यादव इस मुद्दे से पीछे नहीं हटे हैं और वो लगातार उठा रहे हैं। अखिलेश यादव इस चीज की ओर भी ध्यान खींच रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। उन्होंने जिक्र किया है एक घटना का जो आपके स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपर जिला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत न्यायिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा? यह बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है। जनता को जस्टिस चाहिए, JCB नहीं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगले 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन में सक्रिय रहेंगे और मैं आपको बताता हूं क्यों। मुद्दा यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी को अपने वजूद को बनाए रखना है। मुद्दा यह भी है कि जनता की आवाज को उठाने के लिए विपक्ष को सक्रिय रहना होगा। पिछली बार क्या हुआ था? 2017 से लेकर 2021 तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कुंभकर्णी नींद सोती रही। जनता के मुद्दे जो हैं मेरे जैसे पत्रकार उठा रहे थे और कभी कभार विपक्ष जो है वो एक्टिव हो जाया करता था। आप इन 3 घटनाओं पर गौर कीजिए। पहली घटना हाथरस में जब रातों रात गुड़िया का शव जला दिया जाता है। दूसरी घटना उन्नाव में एक लड़की के साथ दुष्कर्म और फिर उसके पूरे परिवार को बर्बाद किया जाना। यह शख्स कुलदीप सिंह सेंगर कटघरे में था, जेल में भी है। स्वामी चिन्मयानंद जिस तरह से यौन उत्पीड़न कर रहे थे बच्चियों के। और फिर हम नहीं भूल सकते लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को रौंद दिया गया। इन तमाम जगहों पर राहुल गांधी दिखाई दिए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई दी, मगर इनमें कहीं पर भी अखिलेश यादव नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ने अगर आपको 125 सीटें दी हैं तो आप उस जनादेश का पालन करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जो भी चुनौतियां थी उनके पहले कार्यकाल में, वो चुनौतियां अब खत्म हो गई हैं। कौन सी चुनौती? पहली चुनौती उन्हें थी केशव प्रसाद मौर्य से। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बावजूद उन्हें डेप्यूटी CM बनाया गया है। दूसरी बात, गुजरात लॉबी उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। यह भी खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच में तनाव है। वो फैक्टर भी लगभग खत्म हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री के खासम खास AK शर्मा, जिन्हें भेजा गया था बहुत पहले, वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं।
मंत्रिमंडल में क्या क्या हुआ है, कौन कौन है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मगर इसे बतलाने का आपको मकसद ये है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और ताकतवर हो गए, और जब वो और ताकतवर हो गए हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले दिनों में वो अपने फैसले और दमखम से उठाएंगे। आने वाले दिनों में, चूंकि 2 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी पेश करनी है 2029 के लिए। उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है 70 सीटें लोकसभा में जीते उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अब एक और फैक्टर पर गौर कीजिए, हम जैसे जैसे 2024 के चुनावों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूं राम मंदिर का जो है कपाट खोले जाएंगे, उसका उद्घाटन होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस उद्घाटन के आसपास मीडिया किस तरह से कवरेज करने वाला है? और मीडिया कवरेज करेगा तो करेगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र माइनॉरिटीज को टारगेट किस तरह से करने वाला है? समाज को बांटने का बयान जो है, वो बयान जो है और तेज हो जाने वाले हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म को लेकर किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित यकीनन एक नर्क से गुजरे थे, मगर इस फिल्म में कश्मीर समस्या को आंशिक तौर पर उठाया। यकीनन उन्होंने केस स्टडीज की कश्मीरी पंडितों के साथ जो अपमान हुआ, जो अत्याचार हुआ, मगर आप भी जानते हैं कि उसका क्या असर पड़ रहा है। और कल जब शपथ ग्रहण हुई तो किन लोगों को बुलाया गया? कश्मीर फाइल्स की पूरी कास्ट को बुलाया गया। आप मुझे बताइए, सिर्फ कश्मीरी फाइल्स क्यों? और भी फिल्मों या और भी एक्टर्स को बुलाया जाना चाहिए था। अन्य लोगों पर गौर कीजिए जिन्हें बुलाया गया है। कंगना रनावत, वो कंगना रनावत जो भड़काऊ बयान, जो जहरीले बयान देती रहती हैं, और उनके इन्हीं जहरीले बयानों की वजह से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से हटा दिया गया था। क्योंकि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने कथित तौर पर किसानों को खालिस्तानी तो कहा ही कहा, दूसरा उन्होंने इंदिरा गांधी की याद दिलाई कि इंदिरा गांधी इनका सही इलाज थी। ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से हटा दिया गया था। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि आप 2002 को अपना रौद्र रूप दिखाइए, जब गुजरात में नरसंहार हुआ था मुसलमानों का। कंगना रनावत को उनके पद और गोपनीयता के समारोह में बुलाया गया था। अक्षय कुमार भी बुलाए गए थे। यानी कि वो तमाम लोग जो इस सरकार के पिछलग्गू हैं, वो तमाम लोग जो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप आम चूस कर या काट कर खाते हैं। इससे पता चल रहा है कि इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार की क्या सोच है। और पिछले कुछ दिनों में पुलिस के अत्याचार की कई खबरें आ चुकी हैं। अखबार ना खंगालिए तो कम से कम इंटरनेट खंगालिए, आपको ढेरों मिसालें मिल जाएंगी। और मीडिया उस पर फोकस नहीं करने वाला है, मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स उस पर फोकस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जैसे अपने पहले 5 साल में टीवी चैनल्स के मुंह में करोड़ों रुपए ठूसे, वो भी जारी रहेगा, क्योंकि उनकी ये स्ट्रैटेजी, उनकी ये रणनीति काम आई थी। उनकी इसी रणनीति के चलते मीडिया ने कभी भी उनकी नाकामियों पर सवाल नहीं उठाए, और नतीजा चुनावों में आप देख ही रहे हैं। और अगर हम कल के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो दोस्तों, अखिलेश यादव के बनाए स्टेडियम में इसका भव्य समारोह हुआ। पहले तो आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उनके मंत्रिमंडल की क्या क्या खास बात थी। 52 मंत्रियों ने शपथ ली है दोस्तों। इनमें से 38 विधायक हैं, 9 एमएलसी हैं, 5 ऐसे चेहरे हैं जो किसी सदन में नहीं हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हम इस मंत्रिमंडल पर गौर करें तो इसमें 18 ओबीसी हैं, 10 ठाकुर हैं, 8 ब्राह्मण हैं, 7 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, 3 जाट हैं, 3 बनिया हैं, 2 पंजाबी हैं और 1 मात्र मुसलमान इसमें मंत्रिमंडल में है। योगी 2.0 में उनके 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स आपके स्क्रीन पर, केशव प्रसाद मौर्य जो कि चुनाव हार चुके थे सिराथू से, और ब्रजेश पाठक। पहले दिनेश शर्मा थे, आपको याद है, मगर दिनेश शर्मा जो एक ब्राह्मण थे उन्हें हटाकर अब ब्रजेश पाठक जो हैं वो डेप्यूटी सीएम हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कौन कौन हैं? सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह जो कि उनके बहुत करीबी हैं, और बेबी रानी मौर्य।
अन्य कैबिनेट मंत्री आपके स्क्रीन पर लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह और नंद गोपाल नंदी। इसी तरह से दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट इसमें बनी हुई है। और किन किन मंत्रियों की छुट्टी हुई आपके स्क्रीन पर उनके नाम: दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, नीलकंठ तिवारी, सिद्धार्थनाथ सिंह, जय प्रताप सिंह पटेल, सतीश महाना, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन। इन तमाम लोगों की छुट्टी कर दी गई है। यानी कि दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा, साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह, ये वो 3 बड़े नाम हैं जो कि इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 2 साल रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि जब वो उग्र सांप्रदायिक तेवर अपनाती है तो उसे फायदा मिलता है। और आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उग्र सांप्रदायिक तेवर अपनाए जाएंगे। हां, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कहना नहीं रह जाएगा जब उसकी नाकामियां और सामने उभर कर आएंगी कि भैया इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है या अन्य पार्टियों की है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आएंगे तब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को करीब 7 साल हो जाएंगे। तब जवाबदेही और मजबूत हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका दमदार तरीके से निभाएगा। और मेरा वादा है कि मेरे इस मंच पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार के कामकाज पर मैं लगातार निगाह रखे रहूंगा। ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।